हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर बूस्टर सीरीज आपकी स्टार्ट की जा रही है। अब आपकी परीक्षा में समय क्योंकि बहुत कम बचा हुआ है और जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है ये आपकी परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सितंबर 2025 से स्टार्ट करें और मार्च 2026 तक का जो करंट है इसको आप अच्छे से तैयार करें। देखो दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा जो है, अगर हम बात करें सबसे पहले जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा ये 3 मई को होने वाली थी। और आप ये भी जानते हैं कि जीडीसी की जो परीक्षा है ये 31 मई को ही डिसाइड की गई थी, तो 31 मई को ही होने वाली है। लेकिन जीआईसी की परीक्षा अब चली गई है 7 जून को। इसका मतलब ये है कि जो पेपर होंगे अनुमानतः पहले ही बन चुके होंगे, तो निश्चित तौर से मई का जो करंट है ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके पहले आता है अप्रैल, तो अप्रैल का करंट भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि सितंबर से स्टार्ट किया जाए और मार्च 2026 तक का जो करंट है इसको तैयार करना आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम शुरू करेंगे सितंबर से और मार्च तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट है उनको बूस्टर के रूप में आपको उपलब्ध करवाएंगे। प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि 2023 का भले ही है ये, लेकिन ये पुरस्कार सितंबर 2025 में प्रदान किए गए। ध्यान देना कि सितंबर 2025 में 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? मोहनलाल को, जो कि मलयालम फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। तस्वीर में आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो ध्यान देना कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि आयोजित किए गए 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान किया गया। अब बात करें मोहनलाल के बारे में, तो 5 बार इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता है। 2001 में इन्होंने पद्मश्री, 2019 में ये पद्म भूषण जीत चुके हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसे हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान प्रदान किया जाता है। कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राइज के रूप में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, प्लस 15 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। और ध्यान देना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये शुरू हुआ 1969 में और पहली विजेता कौन है? तो देविका रानी। ये जरूर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, जिसे आप GII के नाम से भी पुकारते हैं। और GII ये जारी कौन करता है दोस्तों? तो ये वाइपो के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कुल 139 देशों में भारत की रैंक है 38, याद रखना। जबकि अगर हम 2024 के बारे में बात करें तो भारत 2024 में 46वें स्थान पर था। ये जरूर आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज के बारे में, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इसको आप याद रखेंगे। और जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ओके, नेक्स्ट है भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में है? याद रखना, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना कि यूनेस्को ने ट्रांस हिमालयन रीजन में स्थापित भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में 20 देशों के 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यह रिजर्व भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। दोस्तों याद रखना कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में अब तक
कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हो चुका है। ठीक है, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकुल जलाशय व उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों याद होगा आपको कि अभी अप्रैल 2026 तक भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 99 हो चुकी है। ठीक है, 99 हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ये दोनों जलाशय कहाँ पर हैं? तो ये दोनों जलाशय बिहार में हैं। और अब यानी कि फरवरी 2026 तक बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ये सितंबर 2025 तक 5 थी, जो कि फरवरी 2026 तक एक और इसमें ऐड हो गया है। और छठा जो रामसर साइट ऐड हुआ है बिहार में, वो कौन सा है? गोगा बील झील। ठीक है, जो कि कटिहार बिहार में स्थित है। अब जो लेटेस्ट डेटा है यानी कि अप्रैल 2026 तक का, उसके मुताबिक भारत में कुल रामसर स्थल हो गए हैं 99। ठीक है, फरवरी तक दोस्तों ये 98 थे। तो फरवरी 2026 तक इनकी संख्या 98 थी। इसको आप याद रखेंगे। ध्यान देना कि जो 99वीं रामसर साइट घोषित की गई है ये अलीगढ़ में स्थित है, सेखा झील। ठीक है, और इसके पहले गुजरात की छारी डांड, ये 98वीं रामसर साइट बनी थी फरवरी में। और फरवरी के महीने में ही 97वीं रामसर साइट घोषित की गई थी, पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि एटा में स्थित है। और तमिलनाडु वर्तमान समय में भारत में जितने भी स्टेट हैं उसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक यानी कि 20 से अधिक रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश में अब रामसर साइट्स की संख्या हो गई है कितनी? 12 हो गई है। तो रामसर साइट्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपए 8070 करोड़ की लागत वाली बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है। किसका? बैराबी सैरांग रेल लाइन। एग्जाम ये पूछ सकता है कि बैराबी सैरांग रेल लाइन ये कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश ऐसे ऑप्शन होंगे। तो याद रखना कि ये जो बैराबी सैरांग रेल लाइन है ये मिजोरम में स्थापित किया गया है। इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था और अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ध्यान देना कि मिजोरम का यह पहला रेलवे लिंक्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व ओजोन दिवस, जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 2026 में इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये थीम आप रट के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा विश्व ओजोन दिवस सन 2000 में घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है अग्निकुल कास्मास के द्वारा। आपके मन में आ रहा होगा कि ये अग्निकुल कास्मास क्या है? तो देखो दोस्तों, जो अग्निकुल कास्मास है यह एक भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बना रहा है, जिसका नाम रखा जाएगा अग्निबाण। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा है ये प्लांट चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और इस सुविधा में रॉकेट और स्पेस से संबंधित पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। ओके, देखो दोस्तों, ये जो सीरीज अब आपकी चलेगी ना, इसकी टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग यानी कि लगभग सुबह के 5 बजे आपको करंट अफेयर की ये सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 10 से 12 पॉइंट आपको दिए जाएंगे प्रतिदिन बूस्टर के रूप में। प्लस शाम को 7 बजे आपको एक मॉक टेस्ट या फिर एक लेक्चर क्लास उपलब्ध रहेगा, जिसकी जानकारी आपको जो आपका पेड ग्रुप है और जो ग्रुप है उसमें दे दिया जाएगा कि आज आपकी क्लासेस किस प्रकार से चलने वाली हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और एक भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा, और डेफिनेटली जीएस में आपका स्कोर औरों से बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अगला पॉइंट है भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ध्यान देना, बैरन द्वीप ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब बैरन द्वीप पर कोई भी जैसे कि जीव जंतु नहीं होते हैं। जीव तो होते हैं, जीव का मतलब थोड़े बहुत यहाँ पर जो घासें हैं वगैरह ये उगाती हैं,
लेकिन अगर देखा जाए कोई भी जंतु यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। और ख़ास तौर से कोई और वृक्ष वगैरह भी नहीं होता है, एक तरीके से बिल्कुल निर्जन द्वीप है ये बैरन द्वीप। तो भारत का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अब ज्वालामुखी है तो संभावना नहीं बनती कि यहाँ पर कुछ उगे, अगर कुछ उग भी आया तो वो जल्दी ध्वस्त हो जाएगा जब ज्वालामुखी फटता है। तो ध्यान देना कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8.5 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 2017 में फटा था और अभी हाल ही में फिर फटा है। नेक्स्ट है, लद्दाख को छठी अनुसूची में जोड़ने का विरोध हो रहा है। ध्यान देना, छठी अनुसूची आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि लद्दाख की वजह से ये चर्चा में है। तो प्रश्न है कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो याद रखना कि संविधान की जो छठी अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। आपको बता दें कि छठी अनुसूची भारत के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि वहाँ के जनजातीय समूह अपनी संस्कृति, कल्चर, भूमि और परंपराओं की रक्षा कर सकें। फिलहाल ये जो छठी अनुसूची है ये 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। इसको आप कैसे याद रखते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और इन राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है जो कि स्थानीय प्रशासन, भूमि, टैक्स और संसाधनों से जुड़े फैसले लेती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखना कि भारत की जो एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स, इसको प्रदान किया गया है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत का पहला संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पुरस्कार जीता है। हम बात करते हैं यहाँ पर 2025 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के मुख्य विवरण के बारे में। तो भारतीय विजेता एजुकेट गर्ल्स और ये जो संस्था है इसकी संस्थापक हैं सफीना हुसैन, ओके। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं के स्कूल नामांकन और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक व सरकारी संसाधनों को जोड़ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 केवल एक ही संस्था को नहीं मिला है। इसमें जो अन्य विजेता हैं वो मालदीव की साइना अली भी हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और समुद्री संरक्षण के लिए। इसके अलावा फिलीपींस की फ्लावियानो एंटोनियो अल विलानुएवा, ठीक है, गरीबों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। ये जो पुरस्कार समारोह होगा दोस्तों ये 7 नवंबर 2025 को होगा, मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित किया जाएगा और इसका क्रम होगा 67वां, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम बताइए, ठीक है। देखो दोस्तों इसका नाम है विक्रम। क्या नाम है, विक्रम। इसको आप याद रखेंगे। यूनियन IT मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम का उद्घाटन किया है। तो विक्रम याद रखना, ठीक है। ये अगला बेताल होने वाला है पूरी दुनिया में। अगला है दोस्तों ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ हुआ। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ, सितंबर 2025 में। किसके द्वारा, PM मोदी के द्वारा। कब, 12 सितंबर को। उद्देश्य क्या है, भारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डिजिटली कन्वर्ट करके संरक्षित करना, ओके। नेक्स्ट है, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मतलब ऐसी मिसाइल जिसे रेल पर मतलब एक ऐसा लॉन्चर है जिसे रेल पर, रेलगाड़ी पर सेट किया गया है और वहाँ से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है अग्नि प्राइम, ठीक है। यह एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। नेक्स्ट है आपका हुआंगयाना द्वीप विवाद किन किन देशों के बीच में है। देखो दोस्तों ये द्वीप थोड़ा चर्चा में रहेगा तो इसको आप याद रखेंगे। और आपको पता ही है कि वर्तमान समय में अगर ईरान पर आक्रमण न हुआ होता तो ये एक ज्वलंत मुद्दा होता, हुआंगयाना द्वीप। क्यों, क्योंकि दोस्तों हुआंगयाना द्वीप जिसे स्कारबोरो सोवल या चीन में हुआंगयान दाओ भी कहा जाता है, तो चीन, फिलीपींस और ताइवान के बीच में स्थित द्वीप है और यहाँ पर एक विवाद है। डेफिनेटली अब आपको पता चल गया होगा कि इस पर चीन अपना कब्जा जताता है लेकिन फिलीपींस और ताइवान इसका विरोध करते हैं, ठीक है। और अगला है, भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। डिजिटल है, ठीक है। जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम है दोस्तों आदि संस्कृति जनजातीय विश्वविद्यालय और इसको जनजातीय मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों,
मेरा प्रयास है कि मैं बहुत ही कम समय में लूँ और प्रतिदिन आपका जो करंट है ये क्लास आपकी चलती रहनी चाहिए, ताकि कम से कम ये आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ जो कुछ भी है। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, मात्र 10 मिनट देकर आप पूरा करंट अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो, अगर आपको लग रहा है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्लास की टाइमिंग बढ़ानी चाहिए, या सप्ताह में केवल एक ही मेगा क्लास करके सारा जो है कवर कर लिया जाना चाहिए, आपके मन में जो कुछ भी विचार हो ज़रूर बताइएगा, उस पर भी मैं विचार करूँगा। फिलहाल आपके लिए मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 20वां जो वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर चेन्नई में? तो अगला जो बूस्टर होगा वो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा इसी प्रश्न के साथ, और देखते हैं कि इसका सही उत्तर कितने लोग देते हैं। सही उत्तर वाले का नाम भी मैं अगले वीडियो में रखूंगा, ठीक है? तो चलिए आज्ञा दीजिए, फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। सीरीज के बारे में आपकी राय सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।